चांदपुर सेक्टर हंगामी डिवीज़न। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि मशरक़ी सरहद का जनूबी हिस्सा यानी कुमेला से फ़ैनी तक मेजर जनरल रहीम के पास था, जिन्हें मार्शल लॉ ड्यूटी से हटाकर हंगामी डिवीज़नल हेडक्वार्टर का कमांडर मुकर्रर किया गया था। वो नवंबर के दूसरे हफ्ते में चंद स्टाफ ऑफिसर्स और बहुत से जंगी नक्शे लेकर ढाका से चांदपुर मुंतकिल हो गए थे। उन्हें यहाँ भेजने की एक वजह यह थी कि वो अपनी मेहनत, दयानत और पेशा वराना महारत के लिए मशहूर थे, और दूसरी ये कि जनरल न्याज़ी उन पर बहुत एतमाद करते थे। मुझे याद है कि जंग से पहले भी जनरल न्याज़ी पेशा वराना मामलात में अक्सर मशवरा लेते रहते थे। हालांकि डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दिफाई अमूर में उनका कोई दखल नहीं था। जनरल रहीम को इस सेक्टर के दिफा के लिए 2 ब्रिगेडों की कमान दी गई। उनका 117 ब्रिगेड कुमेला में था, जिसकी कमान ब्रिगेडियर आतफ कर रहे थे, और 53 ब्रिगेड जो ढाका से मुंतकिल होकर फ़ैनी आया था, ब्रिगेडियर असलम न्याज़ी के पास था। ब्रिगेडियर न्याज़ी का जनरल न्याज़ी से सिर्फ ज़हनी सलाहियत का रिश्ता था। ये दोनों ब्रिगेडियर चांदपुर में वाक़ 39 डिवीज़न हेडक्वार्टर के मतहत थे। चांदपुर दरिया मेघना के मशरक़ी किनारे वाक़ था। कुमेला के जनूब में फूटने वाली सड़क मुजफ्फरगंज और हैप्पीगंज से होती हुई चांदपुर जाती थी। इस सेक्टर में मज़कूरा सड़क वाहिद रास्ता था जिससे भारतीय फ़ौज, टैंक और तोपें बआसानी मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल हो सकती थीं। इस हमला आवर सिपाह के पेश नज़र 2 मकासद हो सकते थे। या तो वो सरहद से चंद किलोमीटर अंदर आकर कुमेला के पास पीछे जा सकती थी, या वो सीधी चांदपुर पहुंचकर दरियाए मेघना के ज़रिए ढाका का रुख कर सकती थी। मेजर जनरल रहीम और उनके कमांडर जनरल न्याज़ी का ख्याल था कि जो ही दुश्मन सरहद पार करके मुजफ्फरगंज चांदपुर रोड पर चढ़ेगा, शुमाल से 117 ब्रिगेड कुमेला और जनूब से 53 ब्रिगेड फ़ैनी कैंची के 2 परों की तरह आपस में मिलेंगे और दुश्मन का बड़ा हुआ सर कलम कर देंगे। 39 हंगामी डिवीज़न के जनूब में चिटागांग और चिटागांग का पहाड़ी इलाका था, जहां किसी बड़े जंगी मार्के की तवक्का ना थी। समंदर के जरिए दुश्मन के चिटागांग साहिल पर उतरने की बात दूसरी थी, जिसका सद्देबाब मौजूदा वसाइल के पेश नज़र नामुमकिन था, क्योंकि फ़ैनी से नीचे जो सरहदी इलाका भारत से मिलता था वो एक पहाड़ी सिलसिला था जिसमें काबिल ज़िक्र फ़ौजी जमीयत के गुजरने का इम्कान ना था। चिटागांग के दिफा के लिए चिटागांग ही में एक ब्रिगेड 97 कायम थी, जिसकी कमान ब्रिगेडियर अताब मलिक के सुपुर्द थी। उनके पास 24 एफएफ और 2 कमांडो बटालियन थीं, जिन्हें उन्होंने बिल तरतीब चिटागांग और कप्ताई में रखा हुआ था। कुमेला के जनूब में अगर कहीं फैसला कुन लड़ाई लड़ी जा सकती थी तो वो फ़ैनी और कुमेला का दरमियानी इलाका था। फ़ैनी के पास बैन अल-अक़वामी सरहद यकदम बाहर निकल कर फिर सीधी हो जाती थी। यूँ मालूम होता था हाथ का अंगूठा अलग अकड़ा हुआ खड़ा है। उसे बलोनिया ब्लिज कहते थे। जंग से पहले भारत ने यह ब्लिज या भार काटने का तहिया कर रखा था। उसने नवंबर के आगाज़ में इस भार के निसफ हिस्से पर खामोशी से कब्जा कर लिया। जब हमें इसका पता चला तो मालूम हुआ कि सामने के मोर्चों में मुक्ति बानी और पिछले मोर्चों में भारतीय सिपाही बैठे हैं। बलोनिया ब्लिज पर दुश्मन का कब्जा होने से उस सड़क या रेल की पटड़ी को इस्तेमाल करना नामुमकिन था, जो उसके पास से शुमालन जनूबन गुजरती थी। ये आभार या ब्लिज दुश्मन के पास रहने का एक और नुकसान ये था कि भरपूर जंग छिड़ते ही दुश्मन बयक जुम्बश चिटागांग को जाने वाली सड़क पर सवार हो सकता था। यानी चिटागांग का समुद्री दफा तो अपनी जगह, पीछे से दुश्मन उसकी पुश्त में छुरा घोंप सकता था। इसके तदारक के लिए जनरल न्याज़ी ने निसफ दर्जन हंगामी ब्रिगेड हेडक्वार्टरों में से एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर 91 ब्रिगेडियर तस्कीन की क़यादत में उस सड़क पर बिठा दिया। ब्रिगेडियर तस्कीन के हिस्से में जो नफरी आई उसमें 21 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की 2 कंपनियां, मां बटालियन हेडक्वार्टर, मगरबी पाकिस्तान पुलिस और EPCAF के अफराद थे। 3 दिसंबर को भरपूर जंग छिड़ने पर दुश्मन का दबाव कुमेला के जनूबी पहलू पर पड़ा, जहां 117 ब्रिगेड की एक पलटन 25 FF मुतय्यन थी। जनरल न्याज़ी की पॉलिसी के मुताबिक इस पलटन की 2 कंपनियां बटालियन हेडक्वार्टर समेत ऐन सरहद के पास मोर्चा बंद थीं, और दूसरी 2 कंपनियां चंद किलोमीटर पीछे लाल माई की पहाड़ियों पर मुकीम थीं। अगली कंपनियों के अकब में एक छोटा सा दरिया बहता था जिसे पार बैतीपुर कहते थे। 3 और 4 दिसंबर की रात को भारत के 61 कोस्तानी ब्रिगेड यानी माउंटेन ब्रिगेड ने हमारी अगली कंपनी पर हमला कर दिया। हमलावर ब्रिगेड के साथ मीडियम तोपों की एक रेजिमेंट और टैंकों का एक स्क्वाड्रन भी था। हमारे जवानों के पास सिर्फ वही हथियार थे जो अमूमन पैदल फौज के पास होते हैं। उन्होंने अपने वसाइल के मुताबिक दुश्मन को रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। 25 FF के कमांडिंग अफीसर ने इजाज़त तलब की कि मुझे पिस्पा होकर पारबैतीपुर के किनारे पर मोर्चा बंद होने की इजाज़त दी जाए, ताकि मैं वहाँ से मौसर तरीक पर दफा कर सकूँ, मगर उसकी इजाज़त ना दी गई, बल्कि हुक्म हुआ कि सरहद के साथ साथ अपने मोर्चों में डटे रहो। दुश्मन ने सामने से उन्हें जंग में मसरूफ़ रखा और एक और दस्ता मुक्ति बानी की रहनुमाई में उसके अकब भेज दिया।
उन्होंने दरियाए पारबैती के मशरकी किनारे पर कब्जा कर लिया। उससे कुछ देर बाद बटालियन का ब्रिगेड हेडक्वार्टर कुमेला से मवासलाती रब्ता टूट गया। इससे ब्रिगेडियर आतफ को परेशानी हुई कि आखिर हुआ क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि 25 FF नेस्तो नाबूद हो गई? अगर खुदा न खास तौर पर उस पर कोई इफ्ताद आन पड़ी है तो उसे रोंदने वाले दुश्मन की पेशकदमी का रुख किस जानब हो सकता है? क्या वो घूम कर कुमेला के अकब में आ रहा है या उसका रुख चांदपुर की तरफ है? ब्रिगेडियर आतफ ने कुमेला छावनी से 30 पंजाब का एक दस्ता हालात की टो लगाने के लिए गश्त पर रवाना किया। ये दस्ता कुमेला के मुल्हिका इलाके में चक्कर काट कर वापस आ गया। उसने इतला दी कि उस इलाके में दुश्मन के कहीं आसार नहीं हैं। इसके बावजूद तशवीश अपनी जगह बरकरार रही कि आखिर 25 FF को हुआ क्या है। क्या वो दुश्मन के दबाव से जनूब की तरफ पिसपा हो गई है? इस इम्कान के पेश नज़र जनूब तरफ मुतय्यन 23 पंजाब को वायरलेस पर कहा गया कि 25 FF को वसूल करने के लिए तैयार रहे, मगर 25 FF उधर भी नमूदार न हुई। उकदा उस वक्त खुला जब 4 दिसंबर को 11 बजे के करीब 25 FF के एक हवालदार ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ये मनहूस खबर सुनाई कि उसके पलटन की 2 कंपनियां बटालियन हेडक्वार्टर और बटालियन कमांडर समेत दुश्मन के सामने हथियार डाल चुकी हैं। इस खबर की तस्दीक सपैर को ऑल इंडिया रेडियो से भी हो गई जब उसने बड़े फ़ख्र से ऐलान किया कि पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 6 दूसरे अफसरों और 200 सिपाहियों को कैदी बना लिया गया। जंग के इब्तदाई मरहले में ही ऐसे वाक़े का पेश आना इंतहाई अफसोसनाक था। अब मसला ये दरपेश था कि 25 FF के हटने से दिफाई लाइन में जो शगाफ पड़ गया है उसे कैसे पुर किया जाए। 23 पंजाब को हुक्म दिया गया कि वो ज़रा शुमाल में फैलकर उस खला को पुर कर दे, मगर ये पलटन ऐसा ना कर सकी क्योंकि ख़ुद उस पर भारत के 302 ब्रिगेड ने हमला कर दिया, जिसके साथ तोप खाने की एक अरेंजमेंट भी थी। जंग की पहली रात हमले की शिद्दत के पेश नज़र 25 FF की तरह 23 पंजाब ने भी इजाज़त चाही कि ये अपने सरहदी मोर्चों से पिसपा होकर अपने अकब में बहने वाले दरियाए डिकाटा पर पोजीशनें संभाल लें। उसे भी अपनी जगह डटे रहने का हुक्म दिया गया। अगली सुबह हालात बदतर हुए तो हुकाम बाला ने कहा कि अब बेशक पीछे हट आओ, मगर कमांडिंग अफीसर लेफ्टिनेंट कर्नल अशफाक सैयद के ख्याल में दिन की रोशनी में पीछे हटना मौत को दावत देना था। उनका अंदाज़ा था कि अगर वो अपनी सरहदी मोर्चों में दिन गुजार लें तो रात को पिसपा होना आसान होगा, मगर दिन के वक्त जब कर्नल सैयद के नायब मेजर ज़फ़र इकबाल लक्ष्म से एक फ़ौजी दस्ते के साथ कर्नल सैयद के पास जा रहे थे तो डकेटा के करीब उन पर गोलियां बरसनी शुरू हो गई। उससे अंदाज़ा हुआ कि अगरचे 23 पंजाब के सिपाही अभी सरहद पर हैं, दुश्मन मुक्ति बानी की मदद से उनके अकब में पहुंच गया है। इसका मतलब ये था कि 23 पंजाब की पसपाई का रास्ता भी मसदूद हो चुका है। मेजर जफ़र ने वापस लक्ष्म आकर ब्रिगेडियर असलम न्याजी को दरियाए डकेटा के करीब दुश्मन की मौजूदगी की इतला दी। उन्होंने ये कहकर बात गंवा दी कि तुमने मुक्ति बानी देखी होगी। उधर जब लेफ्टिनेंट कर्नल अशफाक सैयद को मालूम हुआ कि दुश्मन उनके अकब में पहुंच चुका है तो उन्होंने रात होने का इंतज़ार किए बगैर बिला तखीर पसपा होने का फ़ैसला किया। डकेटा का रास्ता नज़दीक तरीन मगर पुरखतर था। उन्होंने लक्ष्म पहुंचने के लिए जनूबी सीमत को, जहां उनकी अपनी कंपनी लगी हुई थी, महफूज जाना। वो बटालियन हेडक्वार्टर में ज़ख्मियों को डॉक्टर के सुपुर्द करके सफ़ैर को लक्ष्य में रवाना हो गए। रास्ते में जो कंपनी पड़ती थी उसे भी वापसी के अहकामात देते आए और वायरलेस के ज़रिए सरहदी मोर्चों में मुतय्यन नफरी को भी नई मंजिल लक्ष्म की इतला दे दी। तमाम कंपनियां बखैर निकल आईं सिवाय एक के जो चंदूग्राम के सरहदी मोर्चों में दुश्मन से बरसरे पैकार थी। फायरिंग ख़त्म होने से पहले वहां से निकलना नामुमकिन था। चनाचे मेजर अकरम ने ग़ुरूब आफ्ताब तक लड़ाई जारी रखने और तरीकी में मुनासिब वक्फ़ा मिलने पर पिसपा होने का फ़ैसला किया। मेजर अकरम को किसी ने नहीं बताया कि दरियाए डकेटा तक दुश्मन पहुंच चुका है। वो अभी तक यही समझे बैठे थे कि इस दरिया के पुल के पास हमारी तोपें नस्ब हैं। पिसपा होकर वहां पहुंचना सूदमंद रहेगा क्योंकि वहां से आगे लक्ष्म तक रास्ता साफ था। चनाचे वो अपनी गन पोजीशन की सीध में आते हुए अचानक दुश्मन के खचार में जा घुसे। दुश्मन ने जो नई नई जगह पहुंचकर बहुत चौकन्ना बैठा था, फ़ौरन फायर खोल दिया। हमारे बहुत से जवान शहीद और ज़ख्मी हो गए। खुद मेजर अकरम के पेट में गोलियों की पुछाड़ पेवस्त हो गई। वो नीम मुर्दा हालत में रात को खेत में ही पड़े रहे। सुबह को जब दुश्मन जंगी नक्शों के लालच में उनकी तलाशी लेने आया तो उसने देखा कि मेजर अकरम और उनके बाद साथियों में अभी भी सांस बाकी है। वो इन्हें उठाकर अपने तिब्बी मरकज़ ले गया जहाँ उनकी मरहम पट्टी की गई। मेजर अकरम अब बवक्ते अशाते किताब हज़ा माशाल्लाह लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। उनके पेट में गोलियों के दाग और ज़ेन पर उस पिसपाई के ज़ख्म ताज़ा हैं। सरहद से 25 FF और 23 पंजाब के हटने से इतना शगाफ पड़ चुका था कि दुश्मन अपनी खासी फ़ौज चांदपुर जाने वाली सड़क पर डाल सकता था। चनाचे ब्रिगेडियर असलम न्याजी को हुक्म दिया गया कि वो अपना ब्रिगेड 15 बलूच और 39 बलूच जो फ़ैनी के इलाके में मुतय्यन था लक्ष्य में इकट्ठा कर लें।
लक्ष्यम चांदपुर रोड से कोई 10 किलोमीटर जनूब में वाक़ था। उसके सामने चांदपुर रोड पर मुजफ्फरगंज पड़ता था। लक्ष्यम में दफ़ाई किले की हैसियत से वाफर मिकदार में राशन और एमुनेशन जमा किया गया था। जब फैनी से बलूच रेजिमेंट की दोनों पलटनें वापस बुलाई गई तो उस इलाके से 21 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की 2 कंपनियां और बटालियन हेडक्वार्टर भी लक्ष्यम मुंतकिल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर की नफरी के इंचार्ज लेफ्टिनेंट कर्नल जैदी थे। ये सारी नफरी 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी रात को लक्ष्यम में इकट्ठी हो गई। ये वक्त उस लिहाज से बड़ा नाजुक था कि इस दौरान दुश्मन सरहद से मुजफ्फरगंज की तरफ पेशकदमी कर रहा था, मगर इस पहलू पर पूरी तवज्जो न दी गई कि 53 ब्रिगेड को कहा गया है कि आप लोग थके हुए आए हैं, आज रात आराम कर लें, सुबह को जनरल रहीम लक्ष्यम तशरीफ़ लाएंगे और नए अहकाम देंगे। 6 दिसंबर को सुबह को हस्बे मामूल जनरल रहीम लक्ष्यम रवाना हुए। उनके आगे आगे मिलिट्री पुलिस की जीप थी जो हिफाजती दस्ते का काम भी देती थी। जब यह जीप मुजफ्फरगंज के करीब पहुंची तो उस पर अचानक फायरिंग हुई। यूँ जनरल रहीम को वहां दुश्मन की मौजूदगी का एहसास हुआ और वो अपना दौरा मनसूख करके वापस चांदपुर तशरीफ़ ले गए। अब इस सेक्टर की किस्मत के फैसले की घड़ी आ चुकी थी। दुश्मन अपनी पूरी ताकत से चांदपुर की तरफ पेशकदमी कर रहा था। हमारे 2 ब्रिगेड चांदपुर रोड के शुमाल 117 ब्रिगेड कुमेला और जनूब 53 ब्रिगेड लक्ष्यम में बैठे थे। खुद जनरल रहीम अपनी तमाम तर ज़हानत और पेशा वराना महारत के साथ चांदपुर में तशरीफ़ रखते थे। ज़रूरत इस बात की थी कि प्लान के मुताबिक दोनों ब्रिगेड कैंची के परों की तरह आपस में मिलते और चांदपुर रोड पर दुश्मन का सर बढ़ता हुआ तो कलम कर देते, और अगर धड़ आगे होता तो धड़ काट देते। लेकिन अफसोस के 36 कीमती घंटे किसी कार्रवाई के बगैर गुजर गए। ब्रिगेडियर असलम न्याजी लक्ष्य में बैठे दिफाई किला बंद मजबूत करते रहे और ब्रिगेडियर आतफ खुद को अपने मोर्चों में महफूज महसूस करते रहे। हमारे इस तत्तल के दौरान में दुश्मन अपनी भारी जमीयत मुजफ्फरगढ़ चांदपुर रोड पर ले आया। मिलाकर 7 दिसंबर को लक्ष्य में कुछ हरकत हुई। ब्रिगेडियर न्याजी ने 39 बलूच को लेफ्टिनेंट कर्नल नईम की निगरानी में लक्ष्य में रहने दिया और बाकी नफरी 15 बलूच और 23 पंजाब की 2-2 कंपनियां और 21 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की एक कंपनी को 2 मजबूत दस्तों में बांट कर मुजफ्फरगंज की तरफ रवाना कर दिया। एक दस्ता सीधा मुजफ्फरगंज भेजा गया और दूसरे को जुनूब मगरब से होकर उस पर हमला करने की हिदायत की गई। इरादा यह था कि सामने से जाने वाला दस्ता दुश्मन को फायरिंग में मसरूफ़ रखे और दूसरा दस्ता पहलू से उस पर हमला कर दे। जब लड़ते लड़ते दोनों दस्ते मिल जाएं तो दुश्मन का खुद ब खुद कला कमा हो जाएगा। पहला दस्ता मुजफ्फरगंज के करीब पहुंचा तो सामने से दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया। उसने भी जवाबी फायर किया। गोया मंसूबे का एक हिस्सा तो बआसानी पूरा हो गया, मगर दूसरे उस हिस्से की तकमील के लिए ज़रूरी था कि दूसरा दस्ता जनूब मगरबी सीमत से हमलावर हो। ये दस्ता अपने मकसद में कामयाब ना हो सका क्योंकि रास्ते में उसका वास्ता मुक्ति बानी से पड़ गया। उस दस्ते के पीछे रह जाने से मुजफ्फरगंज में दुश्मन से निपटने का मंसूबा नाकाम हो गया। चनाचे 15 बलूच की नफरी को वापस बुला लिया गया। दूसरे दस्ते को, जो 23 पंजाब और 21 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के सिपाहियों पर मुश्तमिल था, मुजफ्फरगंज के करीब में हब्बीगंज की तरफ जाने को कहा गया। इस हुक्म का मकसद ये था कि अगर दुश्मन मुजफ्फरगंज में अपने पाँव जमा चुका है तो मज़ीद आगे बढ़कर उससे मिला जाए ताकि वहाँ कदम जमाने से पहले उससे निपटा जा सके। ये पेशकदमी खेतों के बीचों बीच पैदल हो रही थी क्योंकि चांदपुर चढ़ने का मतलब खुलेआम दुश्मन से तसादम मोल लेना था, जो इस सिपाह के मुकामी कमांडरों के ख्याल में मौजू न था। उनके ख्याल में ये तरीका बेहतर था कि दुश्मन से दूर दूर रहकर अपनी मंजिल पर पहुंचा जाए और फिर वहां मुनज़्ज़म होकर उस पर दावा बोला जाए। वो ये भूल गए थे कि दुश्मन पक्की सड़क इस्तेमाल कर रहा है और ये कच्चे खेतों में पाँव घसीट रहे हैं, तो उसका फ़ायदा किसको ज़्यादा पहुंचेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल इशफाक सैयद और लेफ्टिनेंट कर्नल जैदी बिल तरतीब 23 पंजाब और 21 आज़ाद कश्मीर की नफरी की कमान कर रहे थे। जब ये लोग 7 दिसंबर की सुबह लक्ष्यम से मुजफ्फरगंज के लिए रवाना हुए तो उनका ख्याल था कि एक आध उनका काम है जिसे पूरा करके वो वापस लक्ष्यम आ जाएंगे। भारी हथियार, फालतू राशन और खाने पकाने के बर्तन साथ ले जाने का क्या फ़ायदा। मगर अब उन्हें जो सफ़र दरपेश था उसके तकाजे कुछ और थे। अब उन्हें खाना पकाने के अलावा फालतू एमुनेशन वगैरह भी दरकार था ताकि वो रास्ते में मुक्ति बानी से निपटते जाएं। उधर मतवातर पैदल चलकर सिपाहियों का ये हाल हो गया कि फालतू अशिया तो दरकिनार, उनका अपना ज़ाती असला और भीगे हुए बूट भी भारी लग रहे थे। कई सिपाहियों ने बोझ हल्का करने के लिए बूट उतार फेंके और बाज़ ने फालतू गोलियों के पट्टे ज़ाया कर दिए। इस तरह दस्ते के साथ जो फालतू वायरलेस सेट थे उन्हें भी गैर ज़रूरी बोझ समझकर फेंक दिया गया। अब लड़ना तो दरकिनार, इस दस्ते के लिए पैदल हब्बीगंज पहुंचना दुश्वार हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल इशफाक सैयद और लेफ्टिनेंट कर्नल जैदी ने 9 दिसंबर को खेतों में बैठकर एक गैर रस्मी कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया कि वो अपनी अपनी नफरी को 2 अलग अलग दस्तों में तकसीम कर लें ताकि छोटे दस्तों की नकलो हरकत मुक्ति बानी से पोशीदा रह सके। उन्होंने अगली रात अलग अलग सफ़र किया और 10 दिसंबर को मुख्तलिफ मुकामात पर दुश्मन के सामने हथियार डाल दिए।
एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरा वाक़या था कि जनरल रहीम की ज़ेर कमान पलटनों ने हथियार डाले थे। मेजर जनरल रहीम बड़े ज़ीरक जीओसी थे। उनके दूर अंदेश निगाहों ने हब्बीगंज के वाक़े से पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि जब हम मुजफ्फरगंज से दुश्मन को नहीं हटा सके तो चांदपुर की तरफ उसकी पेशकदमी क्यों कर रोक सकेंगे। चनाचे उन्होंने 8 दिसंबर की रात ईस्टर्न कमांड को इतला दी कि दुश्मन के हरावल दस्ते का रेला चांदपुर की तरफ बढ़ रहा है, अब मैं क्या करूँ। जब ये इतला पहुंची तो मैं ईस्टर्न कमांड के ऑपरेशन रूम में था। रात खासी बीत चुकी थी और जनरल रियाजी ऑपरेशन रूम से मुलिका तय खाने में आराम फरमा रहे थे। उन्होंने जब अपने काबिल एतमाद जर्नैल की परेशानी की खबर सुनी तो वो अपनी आरामगाह से निकलकर ऑपरेशन रूम में तशरीफ़ लाए ताकि जंगी नक्शे पर एक नज़र डालकर फैसला दे सकें। उन्होंने उस वक्त सुर्ख रंग का रेशमी ड्रेसिंग गाउन पहना था। उनकी आंखों में नींद के सुर्ख डोरे नज़र आ रहे थे। वो अपने कमरे से निकलकर सीधे नक्शे के पास गए। हम सब आसपास खड़े थे मगर वो किसी से न बोले। उनके पीछे पीछे एक दो सीनियर अफसर भी ऑपरेशन रूम में आ गए। जनरल न्याजी ने चांदपुर पर शहादत की उंगली नस्ब करते हुए तारीखी फैसला सादर फरमाया कि जनरल रहीम से कह दो कि ढाका वापस आ जाए। दरियाए मेघना से टेक लगाकर वो चांदपुर में कैसे ठहर सकता है। अपने हेडक्वार्टर की हिफाजत के लिए है भी तो उसके पास सिर्फ एक कंपनी। जनरल रहीम की पिसपाई का रास्ता दरियाए मेघना था। उनके पास लड़ाका सिपाहियों की कुल नफरी 150 के लगभग थी, जिसमें फ्रंटियर फोर्स की 2 प्लाटूनों, 30 पंजाब की 1 प्लाटून और कमांडो बटालियन के 55 अफराद थे। उसके अलावा उनके पास ऑर्डिनेंस, सिग्नल सप्लाई और इस तरह के दूसरे खिदमतगार महकमों के लोग थे। उन्होंने 9 दिसंबर को ये नफरी इकट्ठी करने और अगली रात ढाका रवाना होने का फैसला किया और ईस्टर्न कमांड से कहा कि वो नेवी की एक गन बोर्ड उस बहरी काफिले की हिफाजत के लिए भेज दें। उस काफिले को लाने के लिए उन्होंने मुकामी तौर पर कश्तियाँ और लांचर इकट्ठी कर लीं। नारायणगंज ढाका से जो गन बोट रवाना हुई वो तकरीबन आधी रात को चांदपुर पहुंची। अमूमन दरियाई रास्ते से चांदपुर से ढाका 4 घंटे का सफ़र था और बांध बांध की कश्तियों पर मुश्तमिल ये काफ़िला ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे में ढाका पहुंच सकता था। गोया रातों रात सफ़र करने के लिए ज़रूरी था कि जनरल रहीम का काफ़िला बिला ताख़ीर चांदपुर से रवाना हो जाए, मगर वहाँ हर चीज़ ऐसी गैर मुनज़्ज़म थी कि 39 डिवीज़नल हेडक्वार्टर का अमला और हिफाजती सिपाही 10 दिसंबर को सुबह 4:30 बजे रवाना हुए। रवाना होने से पेशतर जनरल रहीम ने ईस्टर्न कमांड को एक तार रवाना कर दिया कि देर से रवानगी की वजह से आधा सफ़र तुलुए आफ्ताब के बाद करना पड़ेगा, इसलिए हमारी हिफाजत के लिए फ़िज़ाइया को भेजा जाए। अगर फ़िज़ाइया मुयस्सर ना हो तो एक और गन बोट रवाना की जाए। उन्हें पता नहीं था कि हमारी फ़िज़ाइया 6 दिसंबर से ताकत परवाज़ खो चुकी है। अजाफी गन बोट वाली खबर जब रेयर एडमिरल शरीफ तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि अगर एक गन बोट कानवाई की हिफाजत नहीं कर सकती तो 2 से क्या फ़र्क पड़ेगा, दूसरी गन बोट को खामखा खतरे में क्यों झोंका जाए। भारतीय त्यारे अमूमन सुबह नाश्ते के वक्त हमला किया करते थे। 10 दिसंबर को भी उन्होंने नागा न किया। उस रोज़ नाश्ते के वक्त जो टारगेट उनके सामने था वो यही बदकिस्मत कानवाई था जो अब नारायणगंज पहुंचने वाला था। दुश्मन के जेट त्यारे चीलों की तरह उन पर चपट पड़े। गन बोट ने त्यारा शिकन तोप से मुदाफ़त की मगर मिग 21 त्यारों के सामने उसकी कोशिशें बेअसर साबित हुईं। एक धमाके से गन बोट का बलाई हिस्सा उड़ गया मगर उसका कप्तान अपनी जगह पर डटा रहा। वो बड़ी महारत से उसे चलाता हुआ किनारे पर ले गया। 1-2 ज़रबें दूसरी कश्तियों और लांचों पर भी पड़ी जिससे भगदड़ मच गई। लोगों ने छलांगें लगाकर अपनी जान बचाना शुरू की। जहाज़ बदस्तूर हमले करते रहे। हमारे 4 अफसर मौका पर ही शहीद हो गए, जिनमें कमांडो बटालियन के मेजर बिलाल भी थे जो 25 मार्च को शेख मुजीब को घर से गिरफ्तार करके लाए थे। जख्मियों में मेजर जनरल रहीम भी शामिल थे जिनकी टांगों पर खराशियाँ आई थीं। उन्हें फ़ौरन ढाका लाया गया। यूं चांदपुर और 39 डिवीज़न हेडक्वार्टर जंगी नक्शे से मादूम हो गया। उधर पीछे लक्ष्य में भी हालात दगरगूं थे। ब्रिगेडियर असलम न्याजी को 5 कंपनियों से उस दिफाई किले का दिफा करना मुश्किल नज़र आने लगा। उन्होंने 9 दिसंबर को ढाका से पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है। जवाब मिला कि कुमेला ब्रिगेड 117 से मिल जाओ। इस हुक्म की एक तोज़ी ये थी कि तुम अलग थलग पड़े क्या करोगे, करीब 3 ब्रिगेड के साथ मिलकर अपनी जान बचाओ। उसका दूसरा मतलब ये था कि देखते क्या हो, कुमेला में एक ब्रिगेडियर आतफ बैठा है, पीछे तुम हो, दोनों के दरमियान चांदपुर रोड पर दुश्मन है, आपस में मिलोगे तो दुश्मन की आमदरफ्त खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ईस्टर्न कमांड का इसरार है कि इसका मतलब मुखर और जिक्र तरीक़ाकार था, जबकि ब्रिगेडियर न्याजी कहते हैं कि उस हुक्म का मतलब सिर्फ कुमेला से जा मिलना था जिस पर उन्होंने फिलफौर अमल किया। लक्ष्य छोड़कर कुमेला जाने से गौर तलब बात यह भी थी कि वहाँ पड़े हुए 128 जख्मियों का क्या बनेगा जिन्हें मुकामी सिविल अस्पताल में जमा किया गया था। 8 दिसंबर को जब हम दुश्मन के मुजफ्फरगंज से निकलने में नाकाम रहे तो उन जख्मियों को चांदपुर मुंतकिल करने के लिए एक रेलगाड़ी में डाला गया। वो सारी रात 3rd क्लास
के डब्बों में पड़े कराते रहे। उनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक थी। डॉक्टर के पास दवाएं थी ना अमला। वो बेचारा रात को दर्द रफ़ा करने के मिक्सचर से एक केतली भरकर गाड़ी में ले गया और रात की तारीकी में शदीद जख्मियों के मुंह में अंदाजे के मुताबिक दवा अंडेलता रहा। अगले रोज़ चांदपुर का मुकद्दर डामाडोल नज़र आने लगा तो जख्मियों को उतार कर वापस अस्पताल भेज दिया गया। लक्ष्म से 53 ब्रिगेड रवाना होने लगा तो उसने ज़ख्मियों और उनकी तीमारदारी करने वाले डॉक्टरों को इतला ना दी। उन्हें अल्लाह ताला के रहमो करम पर छोड़कर ब्रिगेडियर असलम न्याजी ने सारी नफरी को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से में सिविल आर्म फोर्स, मुजाहिद और रज़ाकार वगैरह थे, जिनकी कमान मेजर रेशम के सुपुर्द थी। दूसरा हिस्सा, जिसके सरबराह लेफ्टिनेंट कर्नल नईम थे, ज़्यादातर 39 बलूच की नफरी पर मुश्तमिल था। लक्ष्य में से पहले मेजर रेशम वाला काफिला रवाना हुआ और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल नईम वाला। ब्रिगेडियर असलम न्याजी अपने ज़ाती हिफाजती दस्ते समेत अलग तौर पर कुमेला चल दिए। कुमेला लक्ष्म से कोई 28 किलोमीटर दूर था। आम हालात में ये मुसाफत तय करने में चंद घंटों से ज़्यादा नहीं लगते थे, लेकिन आज मुक्ति बानी और भारतीय सिपाहियों की मुतवक्के मुदाखलत के पेश नज़र 3 गुना वक्त रखा गया था। 10 दिसंबर की रात को रवानगी गुरूब आफ्ताब के चंद घंटे बाद रखी गई, ताकि सुबह होने से पहले पहले तीनों काफिले ब्रिगेडियर असलम, लेफ्टिनेंट कर्नल नईम और मेजर रेशम कुमेला पहुंच जाएं। 53 ब्रिगेड ने लक्ष्य रवानगी से कबल अपना भारी जंगी सामान और फालतू एमुनीशन वगैरह तालाबों में फेंक दिया या नजर आतश कर दिया। सिपाहियों ने सिर्फ अपने ज़ाती हथियार और थोड़ा थोड़ा एमुनीशन अपने पास रखा। इत्फाक की बात है, ब्रिगेडियर असलम न्याजी और मेजर रेशम वाले फौजी दस्ते तो बखैर वफियत रातों रात को मेला छावनी पहुंच गए, मगर लेफ्टिनेंट कर्नल नईम वाला काफिला बाज़ मुश्किलात में उलझ कर रह गया। कर्नल नईम किसी जाने पहचाने रास्ते की बजाय ऐसी राह की तलाश में थे जहां उन्हें दुश्मन से वास्ता ना पड़े। चनाचे वो बचते बचाते पेचो खाम खाते आगे बढ़ते रहे। जहां उन्हें कोई गांव नज़र आता या किसी झाड़ी पर मुक्ति बानी होने का शुबा होता तो वो कतरा कर दूसरी तरफ निकल जाते। यूं चलते चलते वो अगले रोज़ कुमेला से 11 किलोमीटर जनूब मगरम जंगेला के मुकाम पर जा निकले। उन्होंने सोचा कि बहुत मुसाफत तय कर ली, अब यहाँ आराम कर लिया जाए और फिर अगले रोज़ ताज़ा दम होकर कुमेला छावनी में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। लिहाजा उन्होंने वहीं पड़ाव डाल दिया। रात बखैर अफियत से गुजर गई। अगली सुबह वो कुमेला की तरफ जाते हुए जसपुर पहुंचे तो वहां से उन पर फायरिंग हुई। उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की। इस मुख्तसर मगर तुंदो तेज़ झड़प में चंद कीमती जानें ज़ाया हो गई, जिनमें कंपनी कमांडर मेजर तैमूर भी शामिल थे। कर्नल नईम इस कुर्बानी के बाद अपने जवानों को जंगेला ले आए, जहां उन्होंने अपने अफसरों की एक छोटी सी मीटिंग की ताकि ये फैसला किया जा सके कि कुमेला में दाखिल होने की आइंदा कोशिश किस तरफ से की जाए। किसी ने कहा कि जसपुर की तरफ से जाकर ज़ोरदार हमला करके दुश्मन का आसार तोड़ दिया जाए। किसी ने मशवरा दिया कि कुमेला दाखिल होने के बजाय ढाका का रुख किया जाए। खामखा मजीद जाने कुर्बान करने का क्या फ़ायदा। फैसला यही हुआ कि एक रात जंगेला में बसर करके अगले रोज़ कुमेला ढाका रोड की तरफ पेशकदमी की जाए। अगर इधर कुमेला छावनी में दाखिल होने का मौका मिल जाए तो बेहतर, वरना ढाका का रुख किया जाए। 12 दिसंबर का सूरज तुलू हुआ तो कर्नल नईम अपनी मता लेकर रवाना हुए। अभी चंद किलोमीटर ही गए होंगे कि उनके हरावल दस्ते को राम मोहन और चंदनिया के दरमियान भारतीय सिपाही नजर आ गए। वो पहले कुछ ठटके, फिर उन्होंने पीछे अपने कमांडिंग अफीसर की तरफ देखा और चंद सानिये बाद वो अपने सफ़ेद रुमाल लहराते हुए दुश्मन के पास चले गए। कर्नल नईम समेत बाकी काफिला भी उनके पीछे पीछे दुश्मन की खिदमत में हाजिर हो गया। ये इस डिवीज़न की तीसरी सुपरअंदाजी थी। कुमेला का किला अभी बाकी था। उसमें 2 ब्रिगेडियर आतिफ और असलम न्याजी, इन्फेंट्री की 2 पलटनें और 2 टैंक मौजूद थे। उनका दायरा असर सिर्फ छावनी के इलाके तक महदूद था। कुमेला शहर पर बांग्लादेश का झंडा लहरा रहा था। ब्लैकआउट की कदगन भी छावनी तक की थी। शहर बिजली के कमकमों से जगमगा रहा था। कुमेला छावनी का दिफाई किला भी हमारे पास ही था कि 16 दिसंबर को ढाका हमारे हाथ से निकल गया।